हेलो स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे सोशल स्टडीज क्लास 8 चैप्टर 7 का चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले विवेक देबोराय जी, जो चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के 2017 से लेकर 2024 तक, इन्होंने कहा है कि फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी will probably come about from more efficiently using land, labor and capital. Thus they must be used more efficiently. तो इसमें विवेक देबराय कहना चाहते हैं कि अगर किसी देश को ग्रो करना है और अपनी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसको उस देश को लैंड, लेबर और कैपिटल का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रखना होगा। ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप देखेंगे, बेसिकली आप देखिए कई लोग काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रोडक्शन होता क्या है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप, इसमें कई सारे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे ये कारपेंटर का काम है, ये सिलाई कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, ये और कुछ कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग हमारे देश में अलग अलग काम करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कि कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं, मार्केट से लेते हैं, और वो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे बनता है, या इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसका इनपुट क्या होता है, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड किस में होती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अब इसको हम गुड्स भी कह सकते हैं या सर्विसेज भी कह सकते हैं। जैसे इसमें एक स्टोरी दी गई है रत्ना की। रत्ना क्या करते हैं? रत्ना ने एक छोटा रेस्टोरेंट है इनका जिसका नाम है पॉज पॉइंट। ये आउटस्कर्ट सिटी के बाहर है, थोड़ा सा हाईवे पे जो ट्रैवलर होते हैं, जो घूमने जाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं। इनका खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी क्वालिटी फूड है इनका। तो रत्ना अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और इनकी टीम में कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। जब 5 साल पहले रत्ना ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो इन्हें कई सारी चीजें चूज करनी पड़ी। जैसे लोकेशन, कहां पर रेस्टोरेंट खोलें, ऑर्गेनाइज मनी, पैसे इन्होंने इकट्ठा किए रेंट के लिए, इक्विपमेंट के लिए, स्टाफ हायर किया, और जो भी रेस्टोरेंट में इंग्रेडिएंट्स चाहिए खाना पकाने के लिए वो सब इन्होंने खरीद लिए ताकि अपना रेस्टोरेंट अच्छे से चला सके। स्टूडेंट, यहां पर एक डेफिनेशन दी है बिजनेस और एंटरप्राइजेस होता क्या है। बेसिकली एक छोटी फर्म, शॉप होती है जो प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विस को सेल करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं होता है बिजनेस और एंटरप्राइजेस में। ये इट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं बिजनेसेस? ये कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और इसको मार्केट में बेचते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है और देश में फाइनेंशियल जो देश की कंडीशन है वो स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ लोगों को जॉब भी मिलती है, अपॉर्चुनिटी होती है जॉब करने की। तो कई सारे लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। स्टूडेंट, ये एक टेबल दी गई है। इस टेबल में आप देखिएगा कि ग्रोसरी शॉप से आप क्या लेते हैं, रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल वेंडर्स क्या बेचते हैं, वेजिटेबल्स, बास्केट, वेइंग स्केल, कार्ट और स्टॉल, ये सब इस टेबल में लिखा हुआ है। जिससे आप सीखेगा कि सैलून में जाकर क्या होता है, सीजर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट, या हेयर कट करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये सारी टेबल है, ये आप देखिएगा। नाउ अब हम सीखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं। यहां पर 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही साथ इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, दैट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले आते हैं लैंड। लैंड क्या है? जमीन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, साथ ही साथ लैंड के बिना कोई काम हो नहीं सकता। जैसे अगर कोई खेती करना चाहता है, फसलें बोना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए होगा? उसको एक फर्टाइल लैंड चाहिए होगी। ठीक है, ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और इसमें सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब इंक्लूड होता है नेचुरल रिसोर्सेज में। तो ये आप आगे पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज में। सो नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है हमारे प्रोडक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज लेबर। लेबर क्या होती है? जो काम करने वाले लोग होते हैं। स्किल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, एक डेफिनेशन यहां दी गई है स्किल्स की: द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग।
यानी कि लोगों को काम करना आना चाहिए। जो लोग जितने एक्सपर्ट होते हैं काम करने में, उन लोगों को स्किल्ड कहा जाता है। नाउ लेबर क्या करती है? लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि काम कौन करेगा? लेबर, लोग ही काम करेंगे। जैसे कारपेंटर, फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन का काम है, यहाँ पर काम करते हैं। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स आपको कोई भी बीमारी होती है उसको देखते हैं, तो ये सब स्किल्ड होते हैं। इन सभी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करते हैं ये या तो गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं या सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? सामान, और सर्विसेज मतलब सेवाएं। पीपल एज रिसोर्सेज, लोग एक रिसोर्स है। अब इस रिसोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो रिसोर्स है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। क्या, कैसे देते हैं? वो अपने नॉलेज का यूज करते हैं, स्किल्स का यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है जो लोग होते हैं उनके पास, साथ ही साथ वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास एजुकेशन होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये सभी लोग अपना स्किल्स यूज करते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। शेफ खाना पकाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी पकाते हैं। तो दे आर स्किल्ड लेबर। तो ये सभी लोग काम करते हैं अलग अलग। जैसे आप देखिए, एक महिला है इस इमेज में, ये पत्तियां तोड़ रही हैं। रिसर्चर अपना काम कर रहे हैं, है ना, केमिकल इंजीनियर हैं ये लोग। कारपेंटर अपना काम कर रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं। तो लेबर वर्ड जो है, इट इज अ रेफर टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। However, human capital refers to the specialized skill, knowledge, abilities and expertise. तो जो ह्यूमन कैपिटल है ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स इनके डेवलप होते हैं, इनको नॉलेज यानी कि ज्ञान होता है, और अपना काम करने में ये बहुत होशियार होते हैं। नाउ फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमंस को कैपिटल बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे टीचिंग कर सकता है? उसको पढ़ना जरूरी है। अगर किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है तो वो किसी का इलाज नहीं कर सकता, है ना। सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज। एजुकेशन से क्या होता है? नॉलेज गेन होती है, लिटरेसी बढ़ती है। किसी भी आप स्पेसिफिक फील्ड में देख लें, अगर आप देखिए यहां पर ये ट्रेनिंग कहलाती है स्टूडेंट, ये ट्रेनिंग कहलाएगी, ये एजुकेशन कहलाएगी। यानी कि जो आप सीखते हैं क्लास में और ट्रेनिंग सेंटर पर। नाउ लेट्स सी द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होती क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल। ट्रेनिंग होती है, एक प्रोसेस होता है लर्निंग, सीखने मतलब लर्निंग करना, किसी भी स्किल्स को सीखना। अगर आप कोई भी काम सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीखते हैं कारपेंटर का काम सीखते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का काम सीखते हैं, तो आप अपना स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, अगर आपको कोई सड़क बनानी है या ब्रिज बनाने हैं या रोड्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कोई ब्रिज कैसे बनता है। दिस इज अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग। सो ऑल द स्किल्स अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग, यानी जब आपकी ट्रेनिंग होती है तभी आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। आपको, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप क्या सीखेंगे? सेफ्टी प्रोसीजर क्या होते हैं और किस तरीके से काम करना होता है। नाउ हेल्थ केयर, इसमें लिखा है गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग सीखते हैं और समझते हैं। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते में आपके टीचर भी आपको सिखाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कॉग्निटिव। इसमें क्या होता है, जब आप कोई प्रोसेस सीखते हैं तो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सीख सकें और क्रिएटिव बन सकें। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब आप देखिए कि सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, ये हमारे देश का कल्चर है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। एंड एंडेवरिंग टू डू थिंग्स वेल ही हैज हेल्प्ड कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड, और अपने देश के विकास में सहायता करनी चाहिए। इसमें एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे काइजन कहा जाता है। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस
इम्प्रूवमेंट, जैसे अगर आप अभी 8th क्लास में हैं और आप खूब अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आप 9th क्लास में जाएंगे, यानी अपने आप को इम्प्रूव किया है आपने। और ये कॉन्सेप्ट जापान में 1940 में डेवलप हुआ था, अप्लाई किया गया था, जिससे क्या हुआ कि जापान में जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल, यानी कि लोगों को ये कहा गया कि आप जितना हो सके अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, जिससे क्या हुआ कि लोगों का जो रहन सहन था वो बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने सीखा, काम किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अनदर एग्जाम्पल कुड बी दैट ऑफ जर्मन वर्क। जर्मनी के बारे में अगर आप जानते हो, जर्मनी हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल देश है, एक ऐसा देश जहाँ पे कार्स जो होते हैं, 4 व्हीलर, बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी क्वालिटीज को डेवलप किया और अपने यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाई, मैन्युफैक्चरिंग सिखाई, इनके स्किल्स डेवलप किए। ये जर्मनी में किया गया। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ह्यूमन कैपिटल में, उससे पहले स्टूडेंट दो डेफिनेशन देख लीजिए आप, प्रोडक्टिविटी क्या होती है और एडल्ट लिटरेसी क्या होती है। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू मोर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना काम कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे में आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो दिस इज योर प्रोडक्टिविटी। अगर कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है तो ये उनकी प्रोडक्टिविटी है। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड 15 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट अबाउट देयर एवरीडे लाइफ, यानी कि 15 साल या उससे बड़े लोग कुछ भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं अपने रोजाना की लाइफ में। सो लेट्स चेक कि चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये सीखते हैं स्टूडेंट, चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें देखिएगा कि हमारा एक देश है जो भारत देश, बहुत विशाल देश है। पहले लोग एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत सुधर चुका है, लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 85% ऑफ मेल्स पढ़े लिखे हैं एंड 70% ऑफ फीमेल पढ़ी लिखी हैं। ये डाटा कब दिया गया, 2023 का डेटा है कि 85% मेल पढ़े हुए हैं और 70% फीमेल पढ़ी हुई है। किसने दिया ये डेटा, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक, इसके अलावा इंडिया में और कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए, ये देखते हैं स्टूडेंट। इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का 2024 में, जिसमें यह बताया जाता है 65% ऑफ पीपल इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर, यानी कि 65% जो लोग हैं भारत के वो 35 साल से कम है, यानी कि युवा हैं। और दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है और बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, कि हमारे देश में जो यंग पीपल हैं वो स्किल्ड नहीं है ना। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं या किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये काम आना चाहिए, तो वो स्किल नहीं आती, वो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हेल्थ अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली है या स्किल नहीं है उनके पास, तो इस वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो हमारे देश को, यूथ को ये चाहिए कि वो ये सारी चीजों पे फोकस करे। नाउ हमारे देश में इस वक्त आप देखिएगा कि जॉब है जो वो स्किल मांगती हैं, यानी कि लोगों के पास सीखा हुआ कुछ होना चाहिए, लोग एक्सपर्ट होना चाहिए किसी भी काम में। अगर कोई इंसान के पास कोई स्किल नहीं है तो इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट अ जॉब। अगर हम इंडिया एंशिएंट स्किल हेरिटेज की बात करें तो ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें 2 वर्ड दिए हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वकर्मा पूजा एंड आयुध पूजा। विश्वकर्मा पूजा क्या होता है स्टूडेंट, जब हम अपने औजार जो टूल्स हैं हमारे उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कला, आर्ट और विद्या, यानी कि हम क्या कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, कला एंड विद्या, आर्ट एंड नॉलेज। इसका जब हम कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो हमारी जो नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी, पहुंचती रहेगी। इसी तरीके से एक शास्त्र है, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है शिल्प शास्त्र। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि स्कल्पचर्स कैसे बनाने हैं, पेंटिंग्स कैसे होंगी, बिल्डिंग्स, वुडन आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह को कैसे बनाना है, इनको डिटेल्स में समझाया गया है। नाउ जनरेशन टू जनरेशन जब हम नॉलेज आगे पहुंचाते हैं तो वो सेफ रहती है। अब आप देखिएगा
भारत में हमेशा से ट्रेड होता रहा। हम लोग विदेश से, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ से हम लोग बिजनेस करते थे। तो जो बोट बनाते थे या शिप बनाते थे 2000 साल पहले, वो कैसे बनाते थे? वो स्टिच्ड होती थी। द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स, यानी कि लकड़ियों को हम सी देते थे, उनको धागे से या रस्सियों से बहुत मजबूती से बांधते थे ताकि वो समंदर में आराम से जा सके बिना किसी नुकसान के। नाउ कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, कैपिटल, मनी या पैसे, इन सब कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। कैपिटल को इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? एनी एसेट वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। कैपिटल का मतलब होता है वो चीज या वो पैसा या वो फैक्ट्री या बिल्डिंग, मशीनरी जो प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के काम आती हो, चाहे वो फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यानी एंटरप्राइजेस, इनको कैपिटल चाहिए अपने प्रोडक्ट बनाने में, अपनी सर्विस बनाने के लिए। अब कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंप्यूटर चाहिए डेटा रखने के लिए, वेंडिंग कार्ट्स चाहिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फैक्ट्रीज चाहिए, गोडाउन्स चाहिए। ये सारी चीजें एक कैपिटल के तौर पर चाहिए होती हैं कोई भी काम शुरू करने के लिए। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल देखा रत्ना का, इन्हें एक रेस्टोरेंट खोलना था, तो इन्होंने किचन इक्विपमेंट लिया, फर्नीचर लिया और साथ ही साथ लेबर को हायर किया, शेफ को हायर किया। तो इस वजह से इनका जो रेस्टोरेंट है वो चल गया, खूब अच्छा सक्सेसफुली वो चला। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल बहुत एसेंशियल होता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर के लिए हो। जनरली होता क्या है स्टूडेंट, कि जो लोग होते हैं वो पैसे अपनी फैमिली से या फ्रेंड्स से उधार ले लेते हैं अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए। लेकिन रत्ना ने क्या किया? रत्ना ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया। ठीक है, छोटा लोन लिया उन्होंने इंटरेस्ट के साथ लोन पे किया। इंटरेस्ट क्या होता है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज। द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द borrower of a loan to the lenders for using the money फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे अगर आपने 10 रुपए किसी से बैंक से लोन लिए हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट यानी कि 1 रुपया जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिससे भी आपने लोन लिया है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में। तो फिर रत्ना ने लोन लिया और अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे वो अर्न करने लगी। वहीं इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ मार्केट होती है, मतलब एक बाजार होता है, मार्केट होता है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स या शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपने टाटा कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब मान लीजिए वो शेयर कल 110 का हो गया तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और अगर 90 रुपए का हो गया तो आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। डिविडेंड क्या होता है? An amount of money paid regularly by a company to its shareholders out of its profit। जब कंपनी का फायदा होता है और अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं, तो कंपनी आपको रेगुलर बेस पर उस फायदे में से, उस प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर देगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को कहते हैं शेयर मार्केट, यानी अपने प्रॉफिट को लोगों के साथ शेयर करना, अपने फायदे को लोगों के साथ बांटना। स्टूडेंट, एक नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। इजी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, बिजनेस। जो लोग अपना कोई भी छोटा सा बिजनेस या कोई भी काम शुरू करते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। और साथ ही साथ ये एंटरप्रेन्योर करते क्या हैं? जो समाज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं ये लोग। जैसे आप यहाँ एक इमेज देखिएगा, जो बांस से बने हुए सामान ये बेच रही हैं लेडी, बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश। अब इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट, कि लोग प्लास्टिक पे कम डिपेंड होंगे। अब जब प्लास्टिक पे कम डिपेंड होंगे तो फिर पोल्यूशन कम होगा। इसी को स्टार्टअप भी कहा जाता है। कोई भी स्टार्टअप शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टार्टअप की डेफिनेशन जो दी गई है वो है, अ स्टार्टअप इज एन एंटरप्रेन्योरियल venture with limited resources that aims at rapid growth and expansion while leveraging technology। स्टार्टअप क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको अपना बिजनेस या अपना आइडिया सेटअप करना है
और समाज की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। जैसे अभी हमने बांस के बर्तनों का एग्जाम्पल दिया। इनका जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनका विजन क्या होता है? समाज की जो प्रॉब्लम है सोसाइटी को, उसको सॉल्व करना, प्रोडक्ट्स बनाना या सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि नेशन का और सोसाइटी का भला हो सके। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। और इससे अलावा क्या करते हैं ये लोग बिजनेस में टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई है तो एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या है? ये रिस्क लेते हैं और कई सारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं, समाज का भला करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने देश के सबसे महान एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो JRD टाटा साहब है। ठीक है, ये देश के महान एंटरप्रेन्योर हैं। इनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद ये टाटा ग्रुप के हेड हैं। He believed that business should not only make money but to help society. टाटा साहब का मानना था कि सोसाइटी की मदद होना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर कोई कंपनी है तो वो पैसे कमा रही है। इन्होंने सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन शुरू की जिसका नाम था टाटा एयरलाइन 1932 में। बाद में ये एयर इंडिया बन गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथ ही साथ टाटा कंपनी है, उस कंपनी में भी इस कंपनी को इन्होंने खोला और लोगों की मदद की इन्होंने। जैसे नैनो कार 1992 में JRD टाटा को भारत रत्न दिया गया, जो उन्होंने देश के लिए किया था उस काम के लिए। नाउ स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है? ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का बिजनेस में, ट्रेड में, नेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रोल होता है? देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, और इसने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अब कहीं पेमेंट करना है तो आपको बहुत सारा कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप GPS का यूज करके उस रास्ते पर जा सकते हैं और अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। शॉर्टेस्ट रूट्स आप ले सकते हैं अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ड्रोन से आप स्प्रे करा सकते हैं, रोबोट्स से सर्जरी करा सकते हैं। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी लाइफ है बहुत आसान हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम क्या करते थे? पहले हम लेटर्स लिखते थे और उस लेटर को पहुंचने में टाइम लगता था। अब हम क्या करते हैं? अब हम ईमेल लिखते हैं जो विद इन नैनो सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। हम मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ आप देखिए, व्हील बैरो है एक। यहाँ पर पहले क्या होता था? जो लेबर है वो ईंटों को, ये जो ब्रिक्स हैं, इन ब्रिक्स को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते थे। लेकिन उसके बाद ये मशीन आई जिस वजह से अब ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। नाउ टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे स्किल्स को भी डेवलप करती है और हमें जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प, जॉब लेने में हेल्प करती है। जैसे भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वयं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट? ये जो वेब पोर्टल है या इसमें कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं। जैसे इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप रोबोटिक्स सीख सकते हैं, एक्वाकल्चर सीख सकते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड काम सीख सकते हैं और भी कई सारे काम हैं जो यहाँ सीख सकते हैं, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है अपनी जॉब लेने में, अपना करियर बनाने में। ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल करने में। तो ये स्वयं जो है ना, ये नेशनल करियर सर्विस का एक तरीके से पोर्टल है ताकि इस पे लोग सीख सकें और अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। ये भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, ये सीखने वाली बात ये है, यहां पर सीखेंगे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो लेबर, लैंड और कैपिटल ये लोग करते क्या है? ये गुड्स बनाते हैं यानी कि चीजें बनाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन का या किसी भी हैंडीक्राफ्ट,
सेक्टर का जो हाथों से काम करते हैं, तो यहाँ पर लेबर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि काम तो लोग ही करेंगे, इंसान ही करेंगे। अब साथ ही साथ उस लेबर के काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, और इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? हमें लैंड चाहिए ताकि जिस उस जगह पर फैक्ट्री ओपन की जा सके। तो ये तीनों फैक्टर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आप न्यू टेक्निक की बात करें, तो जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा निकलता है। जैसे इंक्रीज्ड मशीन यूज इन एग्रीकल्चर कैन लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर। अब हम जब खेती करते हैं और फसल काटने के लिए मशीनों का यूज करते हैं तो लेबर की कम जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से 3D प्रिंटिंग से क्या होता है कि हम टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ों की फैक्ट्री है वहां पर आसानी से उन कपड़ों पे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। एंटरप्राइज कैन procure them from these varied locations and combine the inputs to goods and service। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी एंटरप्राइजेज या कंपनी या फैक्ट्री सक्सेसफुल हो जाती है। ये तीनों ही फैक्टर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटीज समटाइम फेस सीवियर सप्लाई चेन चैलेंजेस। सप्लाई चेन क्या होता है? स्टूडेंट, कई बार कई कंपनीज को या एंटरप्राइज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सप्लाई चेन क्या है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या है? ये एक नेटवर्क है, इंडिविजुअल्स, लोगों का एक नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क है, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी का एक नेटवर्क है, जहां पर प्रोडक्शन होता है चीजों का और चीजें बेची जाती हैं। Now, when a disruption in the supply chain occurs due to relying on sources from far off places instead of local inputs, it results in a halt in the production process, as was the case during the COVID-19 pandemic. स्टूडेंट, सप्लाई चेन कब बिखर जाती है, कब टूट जाती है? हमारे देश में आपको याद होगा कि कोविड-19 यानी कि एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। उस समय पर लोगों ने काम करना बंद कर दिया था, सब बंद हो गया था, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। तो ये सप्लाई चेन ऐसी सिचुएशन में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये कोविड-19 की वजह से हमारी सप्लाई चेन ब्रेक डाउन हो गई थी। अब अगर प्रोसेस देखें मोबाइल फोन असेंबली का, या मोबाइल फोन कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ R&D टीम यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है जो फीचर्स डिसाइड करती है कि एक फोन कैसा होना चाहिए। फिर जमीन ली जाती है, लैंड एक्वायर की जाती है, फिर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, फिर वहां पर स्टैब्लिश किया जाते हैं फैक्ट्री में मशीनरी, और उसके बाद वहां पर अलग अलग जगह से मोबाइल के जो टूल्स हैं या चीजें हैं वो सब लाकर असेंबल की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ह्यूमन एफर्ट्स इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो हर स्टेज पर इन्वॉल्व होता है, यानी कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हर स्टेज पे होता है, चाहे वो सुपरवाइज करना हो, प्रोडक्ट फाइनलाइज करना हो या डिजाइन करना हो। जैसे अगर कोई टीम है जो सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डील करती है, तो वहां पर भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। तो ये आप देखिएगा कि अगर कोई भी किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है, एंटरप्राइज में काम हो रहा है, तो वहां पर लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। लैंड, फैक्ट्री स्पेस, मशीनरी एंड स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये तीनों चीजें जहां यूज होती हैं वहां पे फैक्ट्रीज हम कह सकते हैं कि काम अच्छा करती है। नाउ अब आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी? सो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, जब हम कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, चीज बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, सो वी यूज नेचुरल रिसोर्सेस। हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं जैसे लैंड, वाटर एंड मिनरल। और अब ये रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है इस पूरी धरती पर। जैसे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कई सारी लेदर फैक्ट्रीज हैं जहां पर लेदर का काम होता है, और ये लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कई सारे लोग उस जगह काम करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस लेदर फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वो वाटर पॉल्यूट करता है रिवर्स को और वहां की जो जमीन है यानी कि मिट्टी को। जैसे ही अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्मार्टफोन्स का, स्मार्टफोन्स अगर रिसाइकिल नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से, तो इसका जो
बहुत हानिकारक या नुकसानदायक लेड होती है या मरकरी होती है, वो पानी में और ज़मीन में मिल जाती है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है और लोग बीमार होते हैं, और ये पीपल, एनिमल एंड प्लांट सभी के लिए हानिकारक होता है। सो बेसिकली ये जो कंपनीज या एंटरप्राइजेज हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, कि दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पॉल्यूशन, यानी कि लोग पॉल्यूशन ना फैलाएं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। देखिए जो कंपनीज की हैं, एक फैक्ट्री दिखाई है, यहाँ से गंदा पानी निकल रहा है, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर वर्कर एंड एम्प्लॉय। यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस हाउसेज या फैक्ट्रीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले जो उनके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या लेबर जो काम कर रही है, वो लेबर को पेड यानी कि पेमेंट या सैलरी, बहुत फेयर सैलरी दें और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनसे सेफ एनवायरनमेंट में काम करवाएं जिससे उनको कोई खतरा ना हो। उनको समय समय पर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, और साथ ही साथ उनके जो वर्क प्लेस राइट्स हैं, यानी कि जो अधिकार हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉय कहा जाता है, और इनके जो अधिकार हैं या जो कानून ने वर्कर्स को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत ही इनसे काम किया जाए, इनसे काम लिया जाए और उन्हें टाइम पर पेमेंट दिया जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है, तो उसको इलाज करवाया जाए। तो ये सब बिजनेसेस की जिम्मेदारी होती है, और इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं CSR। इस CSR का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए स्टूडेंट, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए दान दे देती हैं, डोनेट कर देती हैं, जिससे समाज का भला हो सके। सो इंडिया was the first nation in the world to bring a corporate social responsibility law in 2014। और कितना, 2%। यानी कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बनाया 2014 में, और इस लॉ के अनुसार, इस कानून के अनुसार, के हर कंपनी को 2% समाज के भले के लिए दान देना होगा। यानी कि इससे जो भी पैसे ये दे रहे हैं उससे समाज का भला कर सके, चाहे वो शिक्षा में लगाएं, चाहे पॉल्यूशन कम करने में लगाएं। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने सीखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और ये लोग करते क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, नॉलेज का क्या रोल है, स्किल्स का क्या रोल है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।